हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी क्लासेस। तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से जो कल चैप्टर आपका चल रहा था वो हमने कल ही वीडियो में बताया कि आपका खत्म हो गया, इसलिए आज उसी से चैप्टर से रिलेटेड आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पे आप नए हैं, इस चैनल पे हमारे नए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो के देखने के बाद इसके लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मिल चुका होगा, ठीक है। तो आई होप कि जो भी आपका ये चैप्टर चल रहा था मानव में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये आपका खत्म हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड हमने कल बताया था, ठीक है। कल के वीडियो में सारे टॉपिक्स आपको लगभग 99 पॉइंट टॉपिक्स आपके कवर कर दिए गए, और उन्हीं टॉपिकों को जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है चैप्टर के अंत में, जहां से आपको पता है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आपके, ठीक है, फिक्स रहते हैं। क्या? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है ये आपके क्या है, फिक्स है। ये 5 क्वेश्चंस आपके पक्के पेपर में आएंगे, और ये पांचों क्वेश्चंस जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही बीच से ही निकाल के आपसे पूछा जाएगा। लेकिन एक बात और बता दें कि आप सिर्फ वीडियो देख करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो जब तक कि आप वीडियो देखने के बाद नोट्स ना बनाए हो। मैं हर बार पेश करता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बताता हूं कि आप निश्चित तौर पर ये निश्चित कर लीजिए कि आपको वीडियो देखना है, देखने के बाद उसके वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना लेना है, क्योंकि जब नोट्स को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बीच की लाइन से निकल के आएंगे वहीं से आएंगे। हालांकि हम जब टॉपिक कवर करा रहे थे तो उसमें बताया था ये आपका 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, तो कुछ उसी तरह का क्वेश्चंस लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की सीरीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि मनुष्य के भ्रूणी विकास में प्रवस्थाओं का क्रम है। मतलब ये कह रहा कि जो मानव होते हैं, ठीक है, वो जब शिशु के रूप में मां के गर्भ में पलते हैं तो उनमें विकास की कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं। मैंने कल के वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी कि सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु मिल करके क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। अर्थात सबसे पहले क्या होगा, निषेचन होगा, और जब निषेचन होता है तो शुक्राणु अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, पहले युग्मनज बनाते हैं, अर्थात जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पूछ रहा विकास की प्रवस्था का क्रम बताइए। तो यहाँ 1 2 3 4 सारे 4 के चारों मल्टीपल में 4 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। उसी में बताना है कि पहले जाइगोट बनता है, फिर विदलन होता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है या ब्लास्टुला बनता है, या पहले जाइगोट बनेगा तो फिर ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला या विदलन, कि जाइगोट के बाद विदलन होगा, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, फिर विदलन बनेगा, या विदलन पहले होगा फिर युग्मनज बनेगा, फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला। तो आप बताइए, हमने आपको ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन में और परसों वाले वीडियो में हमने ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से बताई थी कि बेटा शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद निषेचन होता है, निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी पहले व्यवस्था क्या है, युग्मनज का बनना। पूछ रहा है कि विकास की प्रवस्था का क्रम, पहला इस क्रम में जो पहला स्टेप आता है वो युग्मनज का बनना, युग्मन वाले जाइगोट, यहां भी ये जाइगोट, यहां और यहां, ये 3 में जाइगोट है, यानी ये तो नहीं होगा, ये 3 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और जाइगोट ये बनता था तो वो आगे चलकर क्या था, 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 खंडों में बढ़ता था, इससे मारुला बनता था, फिर आगे चल करके मारुला ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करती थी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद विदलन होता है, विदलन का मतलब जाइगोट में 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 खंडों का एक पूरा खंड बनता है, जिसे मारुला कहते हैं और समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, मैंने पहले से बताया था। तो बोलो जाइगोट बनेगा तो पहले क्या होगा, विदलन होगा, फिर और विदलन के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट अर्थात ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला आगे चलकर गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा। अर्थात जो आपका राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा, अर्थात सी इज राइट आंसर।
कि जो विकास का क्रम है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, फिर वो 1 घंटे बाद विदलन शुरू करता है और चौथे दिन तक 2 से 4, 4 से 8 से 16 खंडों में बट करके विदलन करके ब्लास्टुला बनाएगा। फिर ब्लास्टुला आगे चलकर क्या है, गैस्टुला में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका विकल्प सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे की बात करते हैं कि मनुष्य में तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है। तो कल ही हमने आपको एक कॉलम बना के बता दिया था कि बेटा जो भ्रूण होता है ना, जो आपका भ्रूण बनता है मां के गर्भ में, जैसे ही आपका मान लीजिए भ्रूण बन गया तो इसमें क्या था, आगे चल करके 3 तरह की लेयर पाई जाएगी। 3 तरह के इसमें क्या होती हैं, स्तर पाए जाते हैं, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, सेकंड वाले को मेसोडर्म कहते हैं और अंतिम वाले को एंडोडर्म कहते हैं। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः स्तर कहते हैं। इसी जनन स्तरों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, स्टेम सेल पाई जाती है, जो आगे चलकर अंगों और ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो कौन सा एक्टोडर्म, कौन सा एंडोडर्म, कौन सा मेसोडर्म किस प्रकार के अंग को बनाता है, कल हमने आपको वीडियो में बताया था। तो वही पूछ रहा कि मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र होता है, अगर आपको याद हो चार्ट के पहले कॉलम में ही लिखा था, एक्टोडर्म में तंत्रिका की बात हमने किया था और मस्तिष्क की बात जाते जाते हमने लास्ट में मस्तिष्क वाला क्वेश्चन कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, और पूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है, पूछ रहा है कि मेसोडर्म से होता है क्या, कि आपका एक्टोडर्म से होता है, कि ए व बी दोनों अर्थात मेसो एक्टोडर्म दोनों मिलकर मस्तिष्क और तंत्रिका के विकास करते हैं, या एंडोडर्म से होता है। तो हमने आपको बताया कि अभी कल के पहले चार्ट में बताया था कि एक्टोडर्म का ही भविष्य होता है क्या, तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क, अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्टोडर्म होगा। सबसे बाह्य स्तरीय क्या होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का निर्माण करता है। ये आपका हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं ब्लास्टोसील के बनने से भ्रूण बन जाता है। पूछ रहा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, कल मैंने आपको बताया था ना, जब मारुला होता है, मारुला जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय के दुग्ध जो होता है, दूध जैसी जो द्रव होता है वो रिस रिस कर उसके अंदर जाता है, जिससे मारुला क्या कहलाने लगता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता। और उसी में जो तरल पदार्थ भर जाता है उससे को हम क्या कहते थे, ब्लास्टोसील। तो वही कह रहा है कि मारुला में तरल पदार्थ भर जाए था, ब्लास्टोसील बन जाए, तो ब्लास्टोसील बनने से अब भ्रूण क्या कहलाएगा, मारुला नहीं कहलाएगा, ब्लास्टुला कहलाएगा, अर्थात उस संरचना को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किससे परिसंचरण तंत्र व उत्सर्जी अंग का विकास होता है। लो एक अलग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ लिया कि जो ये भ्रूण होता है इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है, तो इन तीनों में से किस से परिसंचरण तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो आपका दिया है मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और कोई नहीं, तो इसमें जो मेसोडर्म आपका होता है, मेसोडर्म होता है भ्रूण का, उसी से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र और स्केलेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन करने वाले तंत्र का निर्माण होता है। कहां पे, शिशु में। ठीक है, अब गाइस पूछ रहा है, नेक्स्ट पे बात करें, भ्रूणी विकास की किस प्रावस्था में कोरक खंड कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, तो पहले यूमनज बनता है, फिर मारुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, फिर ऐसी बनती संरचना। तो पूछ रहा है इन कौन सी अवस्था में कोरक खंड बनता है, कोरक खंड किसमें होता है। तो अभी मैंने बताया, कल बताया, आज बताया और अब भी बता रहे हैं कि मारुला में जो 16 खंड होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 समसूत्री खंड बनते हैं ना, उन्हीं को कोरक खंड कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, मारुला में पाया जाता है। आपका राइट आंसर है मारुला, मारुला के अंदर ही ये कोरक खंड पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका मारुला था इसी में ऐसे क्या थे, 16 खंड पाए जाते थे इस तरह से। तो अब इसी के 16 खंडों को हम कोरक खंड कहते हैं और ये मारुला के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया गाइस, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ बनती हैं, ये भी पूछ रहा है। तो ग्राफिकल पुटिकाएं जो होती हैं ये फीमेल के अंडाशय में बनती हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो लिखा है थायराइड में, जी नहीं, थायराइड क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच आकार की होती है और गले में आगे की तरफ पाई जाती है। कल ही हमने जिक्र किया था कि जो भ्रूण का एंडोडर्म होता है, ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होती है, यही क्या करती है, थायराइड की और पैराथायराइड का निर्माण करता है बच्चे में।
लेकिन क्वेश्चन आपका ग्राफिकल पुट क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्या थायराइड पाई जाती है गले में, जी नहीं। पाठ आपका क्या है, लैंगिक जनन, अर्थात जनन से ही संबंधित क्वेश्चन होगा, तो उत्तर भी क्या होगा, जनन से ही रिलेटेड कोई अंग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका है। तो कह रहा है कि ग्राफिकल पुट क्या है, कहाँ बनती है, थायराइड गले में होता है, जननांग का पार्ट नहीं है तो ये नहीं होगा। और वृषण, वृषण तो पुरुष होता है, पुरुष में नहीं होता है। अंडाशय में, जी हाँ, महिला के अंडाशय में ही क्या होता है, ग्राफिकल पुटिकाएं बनती है। ग्राफिकल पुटिकाएं बनने के बाद ही क्या होता है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और साथ में अंडाणु का भी क्या होता है, नली में पहुंचने की क्रिया संपन्न होती है, ये होगा। अब बात करते हैं, यदि शुक्रवाहिनी काट दे तो क्या होगा। कह रहा है कि जो पुरुष की वे नलिकाएं जो शुक्राणु को बाहर निकालने का काम करती हैं, शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। तो वृषण से प्रजनन के दौरान क्या होता है, बाहर आके महिला के शरीर में जाएगा, तो जिस नली से वृषण से निकल करके नली से आता है बाहर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, शुक्रवाहिनी कहते हैं। कह रहा अगर उसे काट दे क्या होगा। अब सीधी सी बात है, अगर जिस पाइप से पानी जा रहा है, अगर पाइप काट दो तो पानी का जाना बंद, अगर उस पाइप से गैस जा रही है, पाइप काट देंगे तो गैस का जाना बंद। इस तरह से क्या होगा कि जो शुक्रवाहिनी है, इससे शुक्राणु निकलते हैं, जब इन्हें काट देंगे तो क्या होगा, जो स्पर्म होगा वीर्य में, शुक्राणु केंद्रक विहीन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, ये पूछ रहा है। सॉरी, लग रहा है आपको क्वेश्चन यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ग्राफिकल पुटिका तक दिखा, आपका ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, हम कैमरे को डाउन करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आपका नीचे दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि यदि शुक्रवाहिनी काट दे तो क्या होगा। हमने आपको कहा शुक्रवाहिनी ऐसी नलिका है जिससे शुक्राणु निकल करके जिस रास्ते से बाहर आते हैं, तो सीधी सी बात, अगर इसे काट देंगे तो जो शुक्राणु होंगे वो बाहर नहीं आ पाएंगे, यही तो होगा, यही तो विकल्प है। तो कह रहा है वीर्य में शुक्राणु केंद्रक विहीन होंगे, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं। फिर कह रहा है वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, जी हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान लिक्विड निकलेगा, उस लिक्विड में क्या होगा, शुक्राणु नहीं होंगे, क्योंकि शुक्राणु आने वाली नलिकाएं क्या हो गई, कट गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कह रहा है कि स्तनियों के अंडे में पीत, पीत का मतलब क्या होता है, जैसे जो अंडे खाते होंगे इसमें जो बच्चे, वो एग होता है, एग के बीच में काटे तो ऐसे पीले रंग का भाग होता है जिसे योल्क कहते हैं या पीत कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, ठीक, जैसे मुर्गी, चिड़िया, इन सब के अंडे में ये पीला भाग पाया जाता है, योल्क होता है, पीत होता है, क्योंकि ये अंडे देते हैं। लेकिन मानव क्या करता है या अन्य जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो बच्चे तो देते हैं, लेकिन जो उनमें ये अंडाणु पाए जाते हैं, जैसे महिला में, क्या उस अंडाणु में ये पीला भाग पीत होता है, पूछ रहा है कि नहीं होता, होता है, कब होता है, ज्यादा होता है, ये पूछ रहा है। तो विकल्प में दिया बहुत होता है, जी नहीं, कि नहीं होता, ये अंडे देने वाले प्राणियों के अंडे में पीत ज्यादा होता है। फिर कह रहा बहुत कम होता है, बहुत वह एक तरफ होता है, जी नहीं, होता ही नहीं है। और उसके बाद नो, नो का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प ये सही होगा कि बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। बहुत कम का मतलब होता है कि इतने कम होते हैं कि उसको नगण्य मान लिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, विकल्प क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, कैमरे को ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि स्त्री में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। और हमने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाते समय परसों वीडियो में क्लियर किया था और अच्छे से फिगर बना के बताया था गाइस कि निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। और ये कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है, हो सकता है कि इस बार भी आए, ठीक है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है कि स्त्री में निषेचन कहाँ होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइए कि गर्भाशय में होता है या योनि में होता है या अंडवाहिनी नली में होता है या अंडाशय में होता है। 4 विकल्प दिए गए और चारों में से आप चूज करके बताएंगे किसमें होता है। तो देखिएगा, गर्भाशय में तो नहीं होता है, ठीक है, और कह रहा है कि योनि में, इसमें भी नहीं होता है। अंडवाहिनी नली में, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हो, फैलोपियन ट्यूब कहते हो, उसमें या अंडाशय में पूछ रहा है, ठीक है। तो अंडाशय में तो भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, अंडवाहिनी की नली में होता है।
फैलोपियन नलिका में हमने बताया था 3 भाग होते हैं। इसका एक भाग जहां से थोड़ा सा ऐसे मुड़ा होता है तुम्बिका क्षेत्र कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। उसी तुम्बिका क्षेत्र पर शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं अर्थात संसेचन करते हैं अर्थात निषेचन क्रिया संपन्न करते हैं। तो उसी फैलोपियन नलिका को हम अंडवाहिनी कहते हैं अर्थात आपका यही सही होगा। गा वाला आप अपना उत्तर चेक कर लीजिए आपने क्या बताया। ठीक है, फिर चलते हैं, कह रहा है परिवर्ती लैंगिक लक्षण कौन सा है। मतलब क्या होता है कि जब किसी मेल या फीमेल में, मान लीजिए कोई फीमेल है, तो उसमें आप कैसे जाने कि लैंगिक लक्षण का विकास हो रहा है। ठीक है, क्या ऐसे परिवर्तन होते हैं, उसी को पूछ रहा था। इनमें 4 दिया है कि ग्राफियन पुटिका से या सर्टोली कोशिका से। सर्टोली कोशिका तो पुरुषों में पाई जाती है, या स्तन से, या बरौनियों के विकास से। भाई बरौनी तो पैदाइशी होती है, इसके विकास से लैंगिक लक्षण का कोई मतलब नहीं है। स्तन से है, आपका उत्तर यही सही होगा। क्यों? क्योंकि जब जनन का समय आता है फीमेल में तो उनके स्तन में क्या होती है, वृद्धि होती है, फुलाव आता है। तो ये संकेत होता है परिवर्ती लैंगिक लक्षण का, अर्थात इसका विकल्प क्या होगा, स्तन होगा गाइस। क्या होगा? स्तन होगा। फिर पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशा कहाँ पाई जाती है या कहाँ होती है। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। जब स्ट्रक्चर आप वृषण बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वृषण क्या होता है, नर का प्रमुख जननांग होता है। इसी वृषण में क्या होती है, 3 खास कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन कोशिकाएं जो शुक्राणु बनाती हैं, लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जनन हार्मोन्स देती हैं, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे नर्स या उपचारक कोशिकाएं कहते हैं जो बने हुए शुक्राणु का पोषण और उन्हें सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं। तो वही पूछ रहा है सर्टोली जो कोशा होती है, यहां थोड़ा सा आपको चमक रहा होगा, 1 मिनट का थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो दिख नहीं रहा था वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है सर्टोली कोशा कहाँ होती है या कहाँ पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको कहा कि ये 3 कोशिका को जरूर याद रखिए। पेपर में 1 नंबर या कहीं कंपटीशन में बैठोगे ना तो 1 नंबर ये जरूर ट्रेंड करेगा। सर्टोली कोशिका, लैंगिक कोशिका और आपका स्पर्मेटोगोनिया, ये 3 कोशिकाएं मानव के पुरुष के वृषण में पाई जाती हैं। तो यही पूछ रहा है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती है, वृषण में होती है, यकृत में होती है, जठर में होती है, अंडाशय में। जठर से कोई मतलब नहीं, अंडाशय में नहीं होती, यकृत से कोई मतलब नहीं, वृषण में होती है। यही वृषण जो एक होता है मानव का टेस्टिस होता है, 2 होता है लेफ्ट और राइट, यही आपका प्रमुख जननांग, इसी में शुक्राणु बनते हैं अर्थात नरयुग्मक बनते हैं। यही सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जिसे नर्स कोशिका या सहायक या उपचारक कोशिका कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है जो वृषण में शुक्राणु बने है ना उनको पोषण देना, उनको सहारा प्रदान करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं लैंगिक कोशिका कहाँ पाई जाती है, पूछ रहा है। तो अभी मैंने कहा 3 कोशिकाएं, लैंगिक कोशिका, सर्टोली कोशिका और स्पर्मेटोगोनिया, ये तीनों वृषण में ही पाई जाती हैं। तो ये भी आपका लैंगिक कोशिका पाई जाएगी कहाँ, यकृत में जी नहीं, वृक्क में जी नहीं, कहाँ पाई जाएगी, वृषण में पाई जाती है अर्थात टेस्टिस में पाई जाती है। काम क्या होता है कि ये लैंगिक कोशिकाएं नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करती हैं जो पुरुषों में दाढ़ी मूछ का निर्माण करना और कंधों का विकास करना, ठीक है, ये सब कार्यों को करता है अर्थात पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। ठीक है, कौन, लैंगिक कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स कहाँ पाई जाती है, वृषण में ही ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है स्त्री में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होने की क्रिया है, यानी कि स्त्री में जो अंडाशय से अंडाणु बनता है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाएं 1 सेकंड के लिए तो कुछ इस तरह से आपका क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो यहाँ पर आपका अंडाशय था ऐसे ही। तो ये पूछ रहा है कि जो इसमें अंडाशय है, ये जो आपका अंडाशय, ये जो अंडाशय, इसमें जो अंडाणु बनते हैं तो ये जब निकल करके इस जिसमें बने झिल्ली पड़ते निकल कर नली में आते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थात अंडाशय से अंडाणु का नली में आना क्या कहलाता है, पूछ रहा है। तो स्त्री में अंडाशय से अंडाणु जब नली में मुक्त होते हैं ना तो उस क्रिया को प्लांटेशन कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं, पार्टिल्यूशन कहते हैं, जी नहीं, ओवल्यूशन कहते हैं अर्थात अंडोत्सर्ग कहते हैं। यही आपका सही होगा, क्योंकि जो प्लांटेशन होता है इसका तो भ्रूण का एक तरह से गर्भ में चिपकना हो गया
और पार्ट्यूशन का मतलब होता है प्रसव कराना, और ओव्यूलेशन का मतलब होता है डिंबोत्सर्ग या अंडोत्सर्ग, अर्थात अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होना, कहां पर, नली में निकल कर आना। तो ये आपका अंग्रेजी में इसे ओव्यूलेशन कहते हैं, हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं डिंबोत्सर्ग किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया इसी से रिलेटेड। डिंबोत्सर्ग, डिंब माने होता है डिंब कोशिका अर्थात अंडाणु, उत्सर्ग माने होता है उत्सर्जित होना, अंडाणु अंडाशय बनता है, यहीं से निकलकर नलिका में आएगा। तो पूछ रहा है किस हार्मोन्स के प्रभाव से ये होता है, FSH व LH हार्मोन्स की वजह से, या TSH हार्मोन्स की वजह से, या ACTH हार्मोन्स की वजह से, या ADH हार्मोन्स की वजह से। तो ये हार्मोन्स का नाम है। F का मतलब फॉलिकल, S माने स्टिमुलेटिंग, H माने हार्मोन्स, या LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ये फीमेल के अंडाशय में अंडाणुओं को निकल करके अंडोत्सर्ग अर्थात नली में भेजने का कार्य करते हैं, अर्थात डिंबोत्सर्ग जो होता है इसी हार्मोन्स की सहायता से होता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स व LH के द्वारा होता है। बाकी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इसका जलन से कोई मतलब नहीं है। ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन से इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका FSH, ठीक है, यहाँ पे जो आपका है क्या है बेटा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यही हार्मोन्स महिला में अंडाशय से अंडाणु को फैलोपियन नलिका में उत्सर्जन करने का काम कराते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है मानव अंडाणु होते हैं। मानव अंडाणु क्या होते हैं, यानी जो मानव में अंडाणु होता है, मानव का मतलब स्त्री की बात कर रहा है, स्त्री में जो अंडाणु होते हैं कैसे होते हैं, अपीतकी होते हैं। ये आपका लिखा है ना, अपीतकी होते हैं, ठीक है, या सूक्ष्म पीतकी होते हैं। पीतकी मतलब अभी मैंने बताया था ना, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है। वो पूछ रहा है कि मानव का जो अंडाणु होता है क्या उसमें ये पीतक होते हैं, या सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, या मध्य में होते हैं, या बृहद होते हैं, बड़े ज्यादातर भागों में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन से बता दिया था, यही आपका एक क्वेश्चन था, यही है शायद ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मानव का अंडाणु होता है दोस्त, उसमें पीतक नहीं पाए जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, अर्थात ये अपीतकी होता है। आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वृषण में नर हार्मोन्स वाली कोशिका है, यानी कि अभी मैंने आपको कहा वृषण में 3 कोशिकाएं होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल सेल फाउंड इन द टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड सर्टोरी सेल्स, अर्थात नर्स कोशिका या सहायक कोशिका। दूसरा आपका लैडिक कोशिका जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन देता है, जिससे दाढ़ी मूंछ का आना होता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो शुक्राणु का निर्माण करती है। तो पूछ रहा है कि वृषण में नर हार्मोन्स कौन बनाता है, तो ये लैडिक वाली कोशिकाएं जो होती है ये बनाती हैं। तो ये आपका लैडिक वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट होगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी सर्टोरी कोशिकाएं तो वृषण को सहारा प्रदान करती है, पूर्व शुक्राणु तो शुक्राणु का निर्माण करती हैं, इनमें से सभी नहीं होगा, आपका यही क्वेश्चन सही है। लैडिक कोशिकाएं क्या करती है, वृषण में नर हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसी का ये क्या करती हैं गाइस, निर्माण करती हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि डिंबोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम कहां बनता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप कह लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कहां बनता है। तो मैंने आपको बताया कि जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय, इसी अंडाशय के अंदर जो एक झिल्ली है, उसी झिल्ली में अंडाणु बंद होते हैं। जब ये आपका अंडाणु क्या होता है, झिल्ली फटता है, तो ये अंडाणु निकलकर जब यहां आते फैलोपियन नलिका में ना, तो जिस झिल्ली में ये अंडाणु इसके अंडाशय के अंदर बंद थे, ठीक है, उस झिल्ली के फटने जब अंडाणु यहां आए, तो उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और यही कार्पस ल्यूटियम जब फट करके अंडाणु को बाहर करता है, ठीक है, तो आगे चलकर महिला में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का उत्सर्जन या श्रावण करता है, ठीक है। तो ये कहां बनेगा, स्त्री में बनेगा, अर्थात आंसर क्या होगा, यही आपका होगा स्त्री में, ठीक है भाई। डिंब माने अंडाणु, उत्सर्जन माने उत्सर्जन होना, तो डिंब का उत्सर्जन कहां होता है, महिला में अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो ये आपका स्त्री में, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये आपका रहा
मानव में लैंगिक जनन चैप्टर जो अभी हमने कल खत्म किया उसी से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहां से पक्का है कि 1 या 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए इन क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए। अभी आपका जब अंतिम में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म के बाद, तो फिर से सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक 1.5 घंटे का मल्टीपल चॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको करा दिया। ठीक है, ओके, हमने सब कुछ करा दिया। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।